गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा जेंडर, समानता और महिला अधिकार। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जेंडर क्या है। हमारे समाज में महिला और पुरुषों के बीच जो जेंडर या लिंग का जो मतभेद है, अंतर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर होना चाहिए या नहीं। किस तरह से हमारे समाज में श्रम के आधार पर महिला और पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है और किस तरह से श्रम के आधार पर उन्हें जो उनकी मेहनताना है उनको दिया जाता है, स्त्री को कम पुरुष को ज्यादा। क्या समय का सही अंतर इनके बीच में निकाला जाता है? ये सब हम इस अध्याय में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि समाज द्वारा लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन को प्राकृतिक तौर पर देखा जाता है। किस तौर पर? प्राकृतिक तौर पर। लेकिन क्या सच में ये प्राकृतिक तौर पर है? नहीं, ये प्राकृतिक तौर पर नहीं है। ये हमारे समाज के द्वारा ही इसे बांटा गया है। जबकि देखो, अगर प्राकृतिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो एक महिला ही गर्भ धारण कर सकती है, ना कि पुरुष। पुरुष क्या गर्भ धारण कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। एक महिला ही गर्भ धारण कर सकती है। इसे प्राकृतिक कहा जा सकता है। ये प्राकृतिक है, ठीक है। एक महिला का गर्भ धारण करना ही क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन श्रम का जो विभाजन है, जो काम का बंटवारा है, ये प्राकृतिक नहीं है। ये मानव द्वारा विभाजित किया गया है। शेष जिम्मेदारियां जो महिला और पुरुष के बीच बंटवारा किया गया है वो समाज के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा, ना कि ये प्राकृतिक है। समाज में पुरुषों के अधिक प्रभाव के आधार पर हुआ, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कैसा समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इससे महिलाओं को ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जो नीरस, उबाऊ तथा अधिक परिश्रम की मांग करती है। मतलब एक ही काम है ना, जिससे महिला जो है क्या हो जाए? उब जाए। ऐसा काम को क्या किया गया है? महिलाओं को दिया गया। जैसे ये कहा जाता है कि बच्चों का जन्म के बाद जो उनका लालन पालन है, जो उनका परवरिश है, वो सिर्फ किसका जिम्मेदारी है? एक महिला की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन क्या सच में ये सच है? क्या ये सही है? नहीं है। एक बच्चे का लालन पालन सिर्फ एक महिला ही नहीं, एक माँ ही नहीं, बल्कि इसमें एक पुरुष, एक पिता का भी बराबर का जिम्मेदारी होता है। इस प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ घर का काम, जैसे खाना बनाना है, साफ सफाई करना है और जैसे अन्य कार्य है ना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये महिलाओं की जिम्मेदारी मानी जाती है। ये सब कार्य महिलाओं के कार्य कहलाते हैं। एक अलग नजर से देखा जाए तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं बल्कि पिता की भी होती है ना। महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिला जो है वो घर के काम करेंगे, घर के कामों के लिए बने हैं और बच्चों की लालन पालन करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, उनको शिक्षा देंगे। लेकिन क्या ये कार्य जो है महिलाओं को सौंपा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है? क्या नहीं है। ये एक पुरुष की भी जिम्मेदारी है बच्चों के पालन पोषण के लिए। देखिए, अगर एक माँ ही बच्चे के लालन पालन करती है तो ये सिर्फ जिम्मेदारी माँ की ही नहीं है, एक पिता की भी है। क्यों? क्योंकि एक परिवार में जितना जो महत्व है माता की है, उतनी ही महत्व एक पिता की भी है। अगर एक परिवार में जहाँ बच्चे हैं या फिर उनको सिर्फ एक ही चीज दिया जाए, एक ही दिया जाए, जैसे माँ ही दिया जाए या सिर्फ पिता ही दिया जाए, तो क्या वो परिवार पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। उस बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है वो बच्चा आपराधिक तत्व में भी जा सकता है, क्योंकि एक टूटे हुए परिवार में, एक जहाँ एक माता पिता में से दोनों में से कोई एक ही हो तो उसे टूटा हुआ परिवार कहा जाता है समाजशास्त्र की भाषा में। अगर ऐसे बच्चों को जिनमें से सिर्फ माता हो या सिर्फ पिता हो, एक ही इनको मिले, माता या पिता दोनों में से सिर्फ एक ही मिले,
तो ऐसे बच्चों का जो पालन पोषण है वो बहुत ही कठिन होता है और ऐसे बच्चे जो हैं उनका विकास सही तरह से हो पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। कई बच्चे जो हैं इससे आपराधिक तत्व में भी चले जाते हैं। तो इसलिए एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए लालन पालन के लिए, उनके पोषण के लिए सिर्फ माता ही जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए पिता भी जिम्मेदार होते हैं। पुरुष घर के बाहर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष घर के सारे काम नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महिला भी तो कर सकती है भाई। एक महिला जो है घर का भी काम कर सकती है, बाहर का भी काम कर सकती है, तो एक पुरुष क्यों नहीं कर सकता, है ना? पुरुष भी घर का काम कर सकता है। अगर वे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं कि वे सभी जो कार्य हैं, जो घर के कार्य हैं, वो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? इस पर पारंपरिक ऐसी सोच है, इसको बदलने की आवश्यकता है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि एक महिला जो है घर का भी काम करती है और उतने ही पुरुष के बराबरी का जो काम है वो बाहर का भी काम करती है। क्योंकि एक महिला घर के काम करने के बाद क्या सिर्फ वो घर का काम करती है, वो पुरुष के साथ खेत नहीं जाती है, वो पुरुष के साथ मजदूरी करने नहीं जाती है, बल्कि एक महिला पुरुष की अपेक्षा ज्यादा काम करती है। वो अपना घर भी संभालती है, खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है और उसके साथ ही साथ वो पुरुष के साथ, अपने पति के साथ जाकर वो खेत में बराबरी से उनके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर काम करती है। तो क्या इससे क्या कहा जाएगा? इससे क्या सिर्फ एक जिम्मेदारी सिर्फ महिला की होती है? नहीं, इसमें बराबरी का हिस्सेदारी होता है, बराबरी का अधिकार होता है। एक महिला और पुरुष दोनों बराबर काम करते हैं। जो हमारे समाज के द्वारा जो पारंपरिक जो इनकी सोच है, इसमें बदलने की आवश्यकता है। वही अगर कोई ऐसा कार्य जिससे पैसा मिलता हो, है ना, पैसा मिलता हो, तो उसे पुरुष बाहर जाकर काम कर सकते हैं। जैसे होटल में काम करना, पुरुष जो है होटल में जाकर काम करते हैं। क्या होटल में जाकर पुरुष खाना नहीं बनाते हैं? बनाते हैं, है ना। कई जो सिलाई के दुकान होते हैं वहां जाकर पुरुष सिलाई का भी काम करते हैं, लेकिन उनको बाहर का काम कहा जाता है। पुरुष को उससे पैसा मिलता है, इसलिए उसको महत्व दिया जाता है, उसके कार्य को महत्व दिया जाता है, क्योंकि उससे पुरुष को उसका मेहनताना मिलता है। लेकिन महिला भी तो उन्हीं कार्यों को करती है। इस तरह से जो पुरुष और महिला के बीच में जो लिंग का जो भेदभाव है, उसे परिवर्तन करने या बदलने की जो आवश्यकता है वो है। घर में श्रम के अतिरिक्त बाहर होने वाले श्रम के लिए जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन के निर्धारण में भी लिंग के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। क्यों? अगर एक महिला बाहर काम करने जाती है और पुरुष भी जाता है, तो महिला को कम वेतन दिया जाता है और पुरुष को अधिक वेतन दिया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जो राजभवनें बनती हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं और जो वहाँ काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, महिला मजदूरों को कम वेतन दिया जाता है और पुरुष जो मजदूर होते हैं उनको अधिक वेतन दिया जाता है, जबकि दोनों ही उसी समय से कार्य करते हैं। एक ही समय से काम करना शुरू करते हैं और एक ही समय पर काम करना बंद करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को क्या किया जाता है? कम वेतन दिया जाता है। महिलाओं को खेती या मजदूरी में काम में भी पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो घरों में काम करने वाली जो महिलाओं को पूरे दिन कार्य करने पर भी सम्मानजनक मजदूरी जो है वो नहीं मिल पाती है। सोच कर देखिए कि पुरुष और महिलाओं के श्रम का जो मूल्यांकन है वो सही न करते हुए कम मजदूरी देना क्या उचित है? नहीं है। इनके काम के अंतर, समय के अंतर के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? वेतन मिलना चाहिए। आगे हम देखेंगे जेंडर के आधार पर कार्य के समय में अंतर। तो यह जानना ज्यादा जरूरी होगा कि वास्तव में महिलाएं जो है कितने घंटे कार्य करती हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं जो है वो कितने घंटे कार्य करते हैं और पुरुष कितने घंटे कार्य करते हैं। दोनों के कार्यों और काम के जो समय है, अंतराल है, इनके बीच का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इन्हीं के आधार पर इनको क्या मिलना चाहिए? उनकी मेहनताना मिलनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति है श्यामलाल और उनकी पत्नी है रामबाई, है ना। श्यामलाल जो है
अपना विचार व्यक्त करते हैं और उनकी पत्नी रामवती को काम पर जाने के लिए रोका जाता है। ठीक है, श्यामलाल जो है उनको ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी पत्नी जो है वो बाहर काम करने के लिए जाए। इस तरह के जो विचार वाले लोग हैं जो हमारे समाज में बहुत ही अधिक हैं। ऐसे लोग जो हैं पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाजों तथा आदतों की वजह से ऐसा मानते हैं। ठीक है, पुराने समय की जो परंपरा है इसके आधार पर कि महिला को जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए, बच्चों का लालन पालन, खाना बनाना, है ना, घर का काम काज करना। लेकिन क्या ये अब के समय में ये सही है? नहीं है, क्योंकि एक महिला भी पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकती है और महिलाएं जो हैं वो भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकती हैं। वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ के वो बहुत ही आगे जाकर अपने ऊंचे पद को प्राप्त कर सकती है। एक महिला डॉक्टर होती है, एक महिला शिक्षक होती है, एक महिला इंजीनियर बन सकती है, एक महिला वायुयान चला सकती है, एक महिला जो है वो क्या काम नहीं कर सकती महिला, है ना। तो इस तरह से जो हमारे पुराने जो सोच है इसको बदलने की, इन रीति रिवाजों और आदतों को बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, घर में या घर से बाहर निर्णय लेने वाले जो अधिकार हैं वो पुरुष के होने चाहिए, ये कहा जाता है ना, लेकिन ये सही नहीं है। महिलाएं भी हैं जो अपना निर्णय स्वयं ले सकती हैं। इनकी जो बातें हैं इनको मानकर बिना कोई प्रश्न किए इनका निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, ये पुरुषों का विचार है पुराने समय के, लेकिन अब के वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास। जो रूढ़ियां हैं, है ना, जो परंपरा जो पहले से चलते आ रहे हैं उसको बदलने की, उसको तोड़ने का प्रयास जो है यहाँ पे बताया गया है। ऊपर की कहानी में हमने देखा कि रामवती ने जो है उनके पति जो है श्यामलाल, है ना, श्यामलाल जो है पुराने विचारधारा वाले थे। उनका ये विचार था कि श्यामलाल का कि रामवती जो है वो काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगी, है ना। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ऐसे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से कई समाज सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर व ज्योतिबा फुले आदि ऐसे महिलाओं ने समाज के लिए और स्त्री सुधार के लिए, स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उनकी दशा को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो राजा राममोहन राय ने सभी के लिए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा मतलब जब एक पत्नी की, उसका पति का जब देहांत हो जाता है तो देहांत हो जाने के बाद उसको उसके पति के साथ ही क्या कर दिया जाता है, उसको भी अंतिम संस्कार के साथ, जब पति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस अग्नि में पत्नी को भी सती हो जाना होता है। अपने पति के साथ साथ अपने अब पत्नी के भी प्राणों का त्याग करना पड़ता था। इसे क्या कहा जाता था? सती प्रथा कहा जाता था। तो ऐसी जो पुराने रूढ़िवादी है ना, ऐसे कानूनों को बदलने के लिए जो राजा राममोहन राय हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा कार्य किया इनको परिवर्तन करने के लिए। और विधवा पुनर्विवाह इनके लिए भी उन्होंने कार्य किया, है ना। और लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बड़ा कार्य किया उन्होंने। लड़कियों को शिक्षा को अनिवार्य किया और जो उनके लिए बहुत ही मतलब जितने आवश्यक जो कार्य हैं, जो पुराने समय में स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था और उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उन सब को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास किए इन्होंने और कार्य किए। हम यहाँ पे एक जो महात्मा है सावित्रीबाई फुले, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने समाज के सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और एक स्त्री शिक्षा और इनके लिए जो कार्य किए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सावित्रीबाई फुले जो है, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को और इनकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1897 को पुणे में हुई थी। और इनका पूरा नाम था सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा राव कहा जाता है। ज्योतिराव फुले जो है इनके पति का नाम है और ज्योतिराव फुले
सावित्रीबाई अपने नाम के साथ लगाती थी, तो इनका पूरा नाम हुआ सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारिका थी और एक कवित्री भी थी। ये मराठी कवित्री थी। इनको महान मतलब स्थिति प्राप्त है साहित्य में। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए स्त्री सुधार के लिए, स्त्री की दशा की जो सुधार के लिए कार्य किए। तो भारत के जो समाज में निम्न वर्ग जो निचले तबके के जो स्त्रियां थी, है ना, उनके साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनकी स्त्रियों को पूजनीय माना जाता था, श्रेष्ठ माना जाता था। और जो निचले वर्ग के होते थे, है ना, उनको छोटे जाति के होते थे, उनकी स्त्रियों के साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था, हिंसा किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। वे ही समाज के नियम बनाते थे, है ना। कौन नियम बनाते थे? जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, है ना, धर्म नीति और पाप का भय दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे। जो ऊंचे वर्ग के व्यक्ति थे, ऊंचे जात के जो वर्ग के व्यक्ति थे, ये लोग। इस समय स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं होता था। स्त्री शिक्षा के प्राप्ति आम धारणा थी। यदि वे पढ़ लेंगी तो विधवा हो जाएंगी। उनका ये धारणा था कि अगर स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी तो क्या हो जाएंगी? वे विधवा हो जाएंगी। ऐसा उनका विचार था, उनका सोच था। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। अगर स्त्रियों को सही शिक्षा मिल सके तो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उन्हें दूर किया जा सकता है और रूढ़ियों से उनको मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया और सावित्रीबाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है और उन्हें वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है। सावित्रीबाई ने अपने पति, उनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले। पहले उनका नाम ज्योतिराव फुले था, बाद में उनका नाम ज्योतिबा फुले हो गया, बाद में रखा गया उनका नाम ज्योतिबा फुले। तो उनके पति, सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। और जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनके साथ उनके पति ने भी उनका साथ दिया सामाजिक कार्य करने के लिए। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इसके बाद उन्हें सन 1897 तक 17 और स्कूल खोले। और सावित्रीबाई फुले खुद अनपढ़ थी, खुद वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए वो बहुत ही कार्य किए। उनके लिए स्कूल खोले, उनको शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन किया। अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग व प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा था, क्योंकि वो खुद तो अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनका पूरा समर्थन किया अपनी पत्नी का और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और वो शिक्षित हो गई। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों ने नीति बोध, कथा, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के मानचित्रों की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता था। मतलब उनके द्वारा जो स्कूल खोले गए थे, उनमें किन किन विषयों को ज्यादा महत्व दिया जाता था? नीति बोध कथा को, बाल बोध को, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल और मराठों का जो इतिहास है, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में, एशिया, यूरोप और भारत की जो मानचित्र है, मतलब भूगोल विषय है ना, भूगोल विषय की समझ को विकसित करने का प्रयास किया जाता था। फुले दंपति को विशेष वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा और जो सावित्रीबाई फुले हैं और उनके पति हैं जो ज्योतिबा फुले, इनको समाज के द्वारा कई विरोधों का सामना करना पड़ा और इन जातियों के प्रभावशाली लोगों के डर से ज्योतिबा के परिवार ने भी स्कूल बंद करने का दबाव
डाला तथा उन्हें घर से निकाल दिया गया। मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनको स्कूल बंद करने के लिए दबाव डाला और उनको घर से भी बेघर कर दिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने हार नहीं माना और उन्हें कई तरह से लोगों से प्रताड़ित किया गया। उनके स्कूल के जो मुख्य द्वार और स्कूल के आंगन में गंदगी फैला दिया जाता था। लोग उन्हें रास्ता चलते भला बुरा कहते थे, उन पर पथराव करते थे, उनको पत्थर से मारा जाता था, उनको प्रताड़नाओं का प्रताड़ना दिया जाता था, है ना। और शांति और दिलेरी से सामना, परंतु जो ज्योतिबा फुले थे और सावित्रीबाई थी, मतलब फुले दंपत्ति जो है, इन्होंने शांति से और दिलेरी के साथ इनका सामना किया और उन्होंने रास्ते से बिल्कुल नहीं डगमगाए और लगातार अपना काम करते रहे। सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले नाटकों, गीतों, कविताओं जैसी ललित कार्य जो कलाएं हैं, है ना, इनके द्वारा गतिविधियां करवाते थे और इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों में समाज सुधार और उन्हें आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था। सावित्रीबाई एक कवित्री भी थी। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि सावित्रीबाई जो थी वो एक मराठी कवित्री थी। उन्हें महान दर्जा प्राप्त है उन मराठी कवित्री ने। उनकी कविताओं में समाज के शोषित लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी और उनके काव्य संग्रह का नाम है काव्य फुले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्य में नव जागरण आंदोलन का प्रारंभ इसी पुस्तक के द्वारा हुआ। तो इस तरह से जो सावित्रीबाई फुले थी, उन्होंने समाज सुधार के लिए और खासकर महिला और बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।